Bismillahirrahmanirrahim. Now, this is our fourth lecture for chemical bonding. After completing the covalent bond last time, हमने तमाम बातें जो बेसिक थी कोवलेंट बॉन्ड की वो की थी और कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. अब एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में हम डिस्कस करना चाहते हैं. वैसे तो हर चीज़ अहम होती है, साइंस की चीज़ें दूसरे से रिलेटेड हैं, हमें सब आनी चाहिए. ख़ासतौर पर ये चैप्टर बॉन्डिंग का हमेशा से केमिस्ट्री का बड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और ख़ास तौर पर अब हम जब सेकेंड ईयर में पहुँचेंगे और जो कुछ भी हम सेकेंड ईयर में रिएक्शंस के मुतालिक पढ़ेंगे उसमें ये बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स हमारे बहुत काम आएंगे, सभी बहुत काम आएंगे. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं ना कि वो इंतहाई अहम है. तो दो बातें इस चैप्टर की ऐसी हैं, मैं कहते हैं सब कुछ भूल जाए वो मत भूलिएगा. उनमें से एक अभी आ जाएगी और ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. यानी जो अभी आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, अब उसकी दो इम्पॉर्टेंट तरीन टाइप्स हैं. एक को कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक को कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ये अब हम चाहते हैं कि आपसे डिस्कस करें. तो कैसे डिस्कस करें भाई ये आपसे? तो आइए ज़रा इस पर बात करें कि जब आपने कहा दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करते हैं. अब इस शेयरिंग में दो तरह की शेयरिंग हो सकती है. वो दो तरह की शेयरिंग क्या है? एक कहलाती है इक्वल शेयरिंग और एक कहलाती है अनइक्वल शेयरिंग. यानी अगर फ़र्ज़ कर लीजिए क्लोरीन ने और क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, और जैसा कि मैंने कहा था ये ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों के बॉन्ड को जो है वो डॉट और क्रॉस से शो करें, हम दोनों को डॉट भी शो कर सकते हैं. तो हमने कर दिया. अब ये इसमें एक डॉट क्लोरीन के लेफ़्ट साइड वाले क्लोरीन का, एक डॉट राइट वाले क्लोरीन का. ये दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाया. लेकिन अब किन दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया है? दोनों क्लोरीन है, यानी सेम एटम है. तो एक टर्म हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 के बिल्कुल लास्ट में और उसका नाम था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और सारी चीज़ें आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि ये सब की सब बुनियादी तौर पर अगले चैप्टर में काम आनी है. तो आपने आयनिक बॉन्ड की एनर्जेटिक्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी यूज़ कर ली. तो अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बारी आ गई. तो उसकी डेफिनेशन थी कि ये वो फोर्स है या वो टेंडेंसी है किसी एटम की जिससे उसका न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता. सो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ताकत हो गई जिसकी वजह से कोई भी एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है. तो अब ये दोनों एटम एक जैसे हैं, दोनों क्लोरीन हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी. इसका मतलब है दो सिमिलर एटम्स के दरमियान जब शेयरिंग होगी तो वो शेयरिंग इक्वल होगी, यानी 50-50%. तो अब जब वो इक्वल शेयरिंग होगी तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर्ड है. जितना हिस्सा इस क्लोरीन का है उतना ही हिस्सा इस क्लोरीन का है. तो अगर ऐसा है तो फिर इलेक्ट्रॉन का पेयर ना तो किसी के पास ज़्यादा जाएगा ना किसी के पास से ज़्यादा जाएगा. यानी ना किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर लॉस किया है और ना किसी ने गेन किया है. दोनों के दरमियान एग्जैक्टली इक्वल शेयरिंग हुई है. तो नतीजा ये होगा कि जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर इक्वल होगा तो ये दोनों एटम एब्सोल्युटली इंडिविजुअली भी न्यूट्रल रहेंगे. तो ऐसे बॉन्ड को हम नॉन पोलर कहते हैं. तो ये तो आसान सी बात हो गई. लेकिन असल जिसकी वजह से ये बताने की ज़रूरत पड़ी वो ये कि नाउ सपोज यू हैव a covalent bond which is between two different types of atoms, that is one is hydrogen another one is chlorine. अब ये दोनों एटम एक जैसे नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जितनी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही क्लोरीन की होगी. नो, नॉट एट ऑल. इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं हो सकती. और उसके पीछे एक वजह ये भी है कि अगर हमें याद आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये कहा भी था कि वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि एक एटम में प्रोटॉन्स कितने हैं. अब हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन है, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है. तो अब इस हिसाब से कम ये इत्मीनान हो रहा है कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है. तो अब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके और फिर दोनों से खींचने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली जिसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर के ज़्यादा होल्ड कर लेगा, यानी उसका शेयर ज़्यादा हो जाएगा. देखिए याद रखिए लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है. शेयरिंग का मतलब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो शेयरिंग हमेशा 50-50% हो. अगर दो लोगों के दरमियान किसी चीज़ को शेयर किया जाए तो आइडियल और इक्वल शेयरिंग है 50-50%. लेकिन फ़र्ज़ कर लें उनमें से एक के शेयर 90% हो और एक के 10% हो, तो भी वो एक दूसरे के पार्टनर कहलाएंगे. तो भी ये शेयरिंग कहलाएगी जिसमें कहा जाएगा कि एक का शेयर ज़्यादा है और एक का शेयर कम है. तो अब ये वो केस हो गया. तो अब इसमें हम आपको बता देते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है.
तो इसका क्या मतलब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों एटम्स के दरमियान शेयर होगा तो क्लोरीन चूँकि ज़्यादा ताकत रखता है, उसका होल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पर हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा। है ये शेयरिंग, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से छीन नहीं रहा है, लेकिन उसका होल्ड हाइड्रोजन से ज़्यादा है, यानी दोनों का शेयर 50-50% नहीं है। सपोज़ क्लोरीन का 80% है और हाइड्रोजन का 20% है। ऐसी सूरत में क्या होगा, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इस क्लोरीन की तरफ ज़्यादा रुझान रखता है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसके पास से निकल जाता है उसके पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा, ये तो आयनिक बॉन्ड वाला किस्सा हो गया। हमने कहा हाँ, ज़रा सी बात चेंज है। अगर ये आयनिक बॉन्ड होता, अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता, तो फिर आप उसे शेयरिंग तो नहीं कहते, आप कहते हैं हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन 0 हो गया है क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। उस सूरत में उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता, वो कैटाइन बन जाता। और क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन का पूरा 100% शेयर हासिल कर लेता, वो एनाइन बन जाता, जैसे NaCl में बना था। यहाँ मामला ये नहीं है, हम ये कह रहे नहीं, क्लोरीन को ज़्यादा होल्ड ज़रूर मिल गया है लेकिन पूरा नहीं मिला है। इसलिए अगर आपने इसे भी नेगेटिव लिखा तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आयन है या कुछ और। इसलिए ये समझाने के लिए कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन का शेयर ज़्यादा है मगर पूरा नहीं है, हम इस नेगेटिव के साथ ये निशान बनाते हैं। ये निशान वैसे ग्रीक लैंग्वेज में डेल्टा कहलाता है, लेकिन यहाँ इसे हम कह रहे हैं पार्शियल नेगेटिव। तो ये पढ़ा जाता है पार्शियल नेगेटिव। और जो हाइड्रोजन जिसके ऊपर प्लस था उसके साथ भी ये निशान बना देते हैं, तो ये पढ़ा जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब है हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ना हो, वो आपस में शेयरिंग करें, तो वो शेयरिंग अनइक्वल होगी, और उसमें जिसके शेयर ज़्यादा होंगे या जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी वो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव हो गया है कंपैरेटिवली। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिससे इलेक्ट्रॉन का शेयर कम, जिसने इलेक्ट्रॉन के कम शेयर हासिल किए हैं, उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह हमारा मॉलिक्यूल जो है, अगर आप इस शक्ल पर गौर फरमाएं, इसे हम सिंबॉलिकली मिलाकर ऐसे एक शेप बनाते हैं और इसके एक कोने पर प्लस और एक कोने पे माइनस ऐसे चार्ज बना देते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल अपने पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से बिल्कुल ऐसा हो गया कि इसके मॉलिक्यूल का एक कोना नेगेटिव पोल बन गया, एक कोना पॉजिटिव पोल बन गया। जिस तरह मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इस तरह इन मॉलिक्यूल्स में एक ही मॉलिक्यूल में एक कोने पे नेगेटिव और एक कोने पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, पोल वाला मॉलिक्यूल। तो ये चूँकि पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं, या दूसरा नाम है इनके लिए डायपोल, दो पोल्स वाला, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल वाला। और इस बॉन्ड को इसी वजह से हम कहते हैं पोलर बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि अगर कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान इक्वल शेयरिंग से बने, क्योंकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो वो नॉन पोलर है, उसमें कोई एटम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हासिल नहीं कर पाता। लेकिन अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो और उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह दोनों पर एक ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल कहलाता है डायपोल और बॉन्ड कहलाता है पोलर बॉन्ड। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट कि आपने जब भी कोवलेंट बॉन्ड देखा, अगर दो एक जैसे एटम हैं तो वो कहलाएंगे नॉन पोलर, और अगर दो डिफरेंट टाइप्स के एटम हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो वो कहलाएगा पोलर। तो ये है थोड़ा समझाने वाला हिसाब किताब। अब जाहिर सी बात है इम्तिहान में इसकी डेफिनेशन और ख़ास तौर पर ये आता है कि डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो ये अब हम आपको लिखवा भी देते हैं ताकि हमारी पूरी बात कंप्लीट हो जाए। नाउ हियर वी हैव द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और वही सब बातें जो भी मैंने आपसे कही हैं वो हमने यहाँ पॉइंट वाइज प्रोग्राम तरीके से लिख दी हैं। मसलन द पॉइंट नंबर 1 इज़ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट पॉइंट, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होती है। सिर्फ ये नहीं लिखा है डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देयर आर फ्यू एलिमेंट्स जो डिफरेंट हैं मगर इत्तेफाक से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो असल पॉइंट है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम अगर
बॉन्ड बनाएंगे तो पोलर, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले बनाएंगे तो नॉन पोलर। तो उधर देखिए हमने लिखा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ हमने थोड़ी सी वजाहत इसलिए कर दी कि फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक ही एलिमेंट के दो एटम हो तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं। जब वो एक ही एलिमेंट के एटम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होनी ही है, ये केस तो अंडरस्टूड है। लेकिन साथ में हमने ये भी कह दिया कि देयर इज़ अ लिटिल पॉसिबिलिटी, बहुत कम है लेकिन ऐसे हैं जो एलिमेंट तो अलग हैं लेकिन इत्तेफाक से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो उस सूरत में भी नॉन पोलर बॉन्ड ही बनेगा। यानी असल पॉइंट है कि एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम हो, चाहे उनका ताल्लुक एक ही एलिमेंट से हो चाहे उनका ताल्लुक अलग अलग एलिमेंट से हो, नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। तो पोलर बॉन्ड में जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से शेयरिंग अनइक्वल है, यानी दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन के पेयर का इक्वल शेयर होल्ड नहीं करते। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका शेयर ज़्यादा होता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका शेयर कम होता है। जबकि नॉन पोलर में चूँकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है इसलिए इट्स अ रिजल्ट ऑफ इक्वल शेयरिंग ऑफ एन एटम। और फिर यही तफसील बता दी कि इलेक्ट्रॉन पेयर पोलर कोवलेंट बॉन्ड में वुड बी अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट बिकम्स पार्शली नेगेटिव, while other atom with less electronegativity becomes partially positive। तो जब दो ऐसे एटम हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला नेगेटिव और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉजिटिव होगा और पूरा मॉलिक्यूल ओवरऑल डायपोल कहलाएगा। HCl की एग्जांपल लिखी जिसमें हाइड्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल हैव partially positive charge and chlorine with high electronegativity will have partially। In non-polar covalent bond, in case of non-polar covalent bond, since it is the equal sharing, so there will be no partial charges appears on atoms, so they are overall neutral and individually also neutral, so there no dipole is formed। और यहाँ एग्जाम्पल में ख़ास तौर पर हमने नोटिस करवाया कि नॉर्मली नॉन पोलर बॉन्ड में अंडरस्टूड है कि अगर एलिमेंट सेम हो, दोनों एटम एक जैसे हों तो ये नॉन पोलर होना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो Cl से बॉन्ड बनाए, O से बनाए, नाइट्रोजन से बनाए, हाइड्रोजन से, ये तो नॉन पोलर हैं ही। साथ ही हमने ये थोड़ा सा भी एक टच दे दिया कि वेल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी देन व्हेन यू हैव टू डिफरेंट एलिमेंट्स बट दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो देयर बॉन्ड इज़ आल्सो नॉन पोलर। तो चूँकि ऐसे एलिमेंट्स बहुत कम हैं और अमूमन एक टेंटेटिव रूल हम ये बना देते हैं इसको इग्नोर करते हुए कि बस आपको उनके पास निशानी है कि अगर आप देखें दो अलग अलग एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो आपका एक तरह से जनरलाइज्ड कमेंट होगा कि वो पोलर ही होगा, और अगर दो एक जैसे एटम है तो वो नॉन पोलर होगा। यानी हम इन जनरल इस एक्सेप्शन को इग्नोर कर देते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं जो अलग अलग हैं मगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और अगर हम याद रखना चाहें तो ये सबसे मशहूर एग्जांपल है कि नाइट्रोजन क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और कार्बन और आयोडीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो अगर बॉन्ड बनाएंगे तो वो भी नॉन पोलर माना जाएगा बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ये हो गई बातें पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। छोटा सा हिस्सा था जिसका ताल्लुक़ था हमारे कोवलेंट बॉन्ड के साथ ही। तो अब हमारे सामने सिचुएशन ये आ गई है कि एक बॉन्ड होता है आयनिक और एक बॉन्ड होता है कोवलेंट, और कोवलेंट दो तरह के हैं, पोलर और नॉन पोलर। बुनियादी तौर पर हम जो नॉन पोलर बॉन्ड है उसे प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं जहाँ इक्वल शेयरिंग हो रही है, और ये जहाँ अनइक्वल शेयरिंग की वजह से पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं तो इस प्रॉपर्टी को पोलैरिटी कहा जाता है। और इस पोलैरिटी को हम बेसिकली इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर की मिक्सिंग है, यानी पोलर बॉन्ड अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता आयनिक बॉन्ड की खूबियाँ पैदा करता है जैसे जैसे उसके ऊपर पार्शियल चार्ज बढ़ता है। तो एक तरह से ये पोलैरिटी जो है ये आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड है। तो अब हम इसी के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करते हैं नेक्स्ट में थोड़ी देर के अंदर। Now here we have the chart which explains the ionic character of covalent bond which is called polarity। हमने आपसे कहा जब दो एटम ऐसे हों जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो तो फिर उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड नहीं रहता, शेयरिंग इक्वल नहीं रहती, शेयरिंग अनइक्वल हो जाती है और एक एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और दूसरे पर कम होती है। यानी हम यूँ कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है चूँकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड जो है वो बढ़ जाता है और
दूसरे एटम पर कम हो जाता है। तो इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? अब हम इसे कंप्लीट चार्ज से तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड तो नहीं है, तो हम उस पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देते हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझाने के लिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस सिलसिले में क्या रोल है। तो अगर आप देखिए तो मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। पहले में बॉन्ड की एग्जाम्पल लिखी हुई है, दूसरे में डेल्टा EN लिखा है विच मीन्स डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो हमने लिखा है इसका मतलब हो गया डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और तीसरे में है कि उसके नतीजे में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है। तो हमने पहली एग्जांपल में लिखा 2 एटम है हाइड्रोजन के जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ऑब्वियसली ये दोनों एटम एक ही एलिमेंट के हैं तो ये इक्वल शेयरिंग और नॉन पोलर का केस है। हमने इसे मज़ीद इलेबरेट किया इस तरह कह के कि जब दोनों हाइड्रोजन हैं तो दोनों की जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सेम होगी। तो बहरहाल हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, तो इस हाइड्रोजन की भी 2.1 है, इस हाइड्रोजन की भी 2.1 है, तो दोनों को माइनस किया, आंसर आया 0। इट मीन्स इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, प्योर कोवलेंट या नॉन पोलर। फिर कार्बन और हाइड्रोजन की एग्जांपल आई। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन की तो वही है 2.1, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 0.4। तो डिफरेंस तो है लेकिन इंतहाई मामूली, तो इसलिए हमने कहा ये बॉन्ड बहुत मामूली सा पोलर होता है। तो स्लाइडली पोलर इतना कम है कि हम इसे भी नॉन पोलर जैसा ही कंसीडर कर लेते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 एटम्स के दरमियान बिल्कुल भी ना हो या बहुत मामूली हो, लाइक दिस 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 तक भी हो, तो हम उसकी पोलैरिटी को कोई काबिल ज़िक्र स्टेटस नहीं देते और हम उसे नॉन पोलर जैसा ही रिगार्ड करते हैं। अलबत्ता तीसरी एग्जांपल में HCl है जिसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3 है और हाइड्रोजन 2.1 ही है, तो डिफरेंस इज 0.9। ना 0.9 मैंने कहा 0.5 से ज़्यादा को हम थोड़ा सिग्निफिकेंट मानते हैं और 0.9 बहुत ही सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए ये बॉन्ड जेन्युइनली पोलर है। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे आए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन से माइनस करके आंसर 1.4 आया, विच इज़ स्ट्रांगली पोलर, बहुत ही ज़बरदस्त पोलर है। तो इसका मतलब क्या बन रहा है? मतलब ये बन रहा है कि जब तक दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 था, दोनों में शेयरिंग 50-50 थी और इसलिए किसी ने किसी पर कोई एडवांटेज हासिल नहीं किया था। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बनने लगा तो एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका शेयर दूसरे से थोड़ा ज़्यादा हो गया। मिसाल के तौर पर ये कार्बन हाइड्रोजन में जहाँ डिफरेंस 0.4 था, आप ये सोच सकते हैं कि अब 50-50% तो बहरहाल नहीं है, शायद कार्बन का हिस्सा 55% है तो हाइड्रोजन 45% है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया जो कि इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लोरीन पे पहुँचे तो ये डिफरेंस में भी हो गया 70-30%, हाई ऑक्सीजन पे पहुँचे तो में भी हो गया 85 और 15%। तो आपके दिल में ख्याल आया कि सर जब डिफरेंस 1.4 से बढ़ता हुआ 1.4 हुआ तो आपने इतना ज़्यादा पोलर बना दिया, तो मेरा दिल ये कह रहा है ये डिफरेंस थोड़ा और बढ़ गया तो ये भी तो हो सकता है कि एटम पूरा 100% ही इलेक्ट्रॉन ले जाए। हमने कहा यस, और वो क्रिटिकल वैल्यू जो हमने टेंटेटिव बनाई है, एक्सेप्शंस आर देयर, और वो है 1.7 कि अगर 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से बढ़ गया तो फिर आप कह देंगे कि एक एटम इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है कि उसने दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन छीन लिया है और ये आयनिक बॉन्ड बन गया है। इट मीन्स 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो या 0 के करीब तो ये नॉन पोलर। 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से बढ़ जाए तो आयनिक। तो इसका मतलब है 0 और 1.7 के बीच में हो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो ये बनता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड और ये पोलैरिटी है। तो अब ये डिफरेंस जितना 0 के करीब होगा बॉन्ड उतना कम पोलर होगा और जितना 1.7 के करीब होगा बॉन्ड उतना ज़्यादा पोलर होगा। एंड दिस डाटा क्लियरली शोज दैट कि जब बात NaCl की आई तो NaCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और सोडियम की 0.4 है, तो डिफरेंस आया 2.1, तो बॉन्ड बन गया आयोनिक। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ रहा है एक प्योर कोवलेंट बॉन्ड में चार्ज आना शुरू हुए, पार्शियल चार्ज, उसमें आयनिक कैरेक्टर मिक्स हुआ और फाइनली वो एक आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यही कमेंट्स हमने यहाँ लिखे हैं कि द टेबल क्लियरली शोज एज द डिफरेंस ऑफ क्लियरली शोज दैट as the difference of electronegativity between 2 atoms increases, strength of partial charges, that is polarity of bond, increases, which increases the ionic character of covalent bond. And when the difference of electronegativity becomes greater than 1.7, bond becomes ionic. So this is a small explanation for the understanding of the ionic character of a covalent bond when there is a difference of electronegativity between 2 bounded atoms.
इसकी एक और बड़ी अच्छी सी मिसाल ये है कि अब आप ये देखिए, वो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लिखवाई थी कोवलेंट कंपाउंड्स की, वो सारी वो हैं जो बेसिकली प्योर कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ, प्योर कोवलेंट बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड हैं। यानी इनका प्योर मॉलिक्यूल्स पर से मिलकर बनना, इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का कम होना, इनका पानी में इंसॉल्युबल होना, इनका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना, ये सारी बातें तब पूरी होंगी जब ये प्योरली नॉन पोलर बॉन्ड बनाएंगे। जैसे जैसे इनमें पोलैरिटी आती है, इनमें कुछ कुछ खूबियाँ आयनिक की आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर बड़ी अच्छी मिसाल है HCl की, जो बीच में आ रहा है ना, जो पोलर है। HCl एक गैस है और उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बहुत ही कम है। ये दो खूबियाँ उसके कोवलेंट मॉलिक्यूल होने को रिप्रेजेंट करती हैं। मगर HCl पानी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ोल्व हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रोलाइट है। और ये दोनों बातें किस बात को ज़ाहिर करती हैं? आयनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ये तो आयनिक कंपाउंड्स में होती हैं। तो अब HCl में दो बातें आयनिक कंपाउंड की हैं, दो बातें कोवलेंट कंपाउंड की हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के बीच में है। क्यों? क्योंकि इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड है जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर भी शामिल है। तो ये एक छोटी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी, कोई क्वेश्चन की सूरत में इम्तिहान में नहीं आती। ये जितनी बातें हमने यहाँ लिखी ये समझ के लिए ज़रूरी है, जो आगे काम आएगी, और इससे कभी कोई ब्लैंक वगैरह बन जाता है। अब हम आते हैं अपनी तीसरी बात की तरफ। ये हमने कोवलेंट बॉन्ड से मुतालिक सारी बातें आपके साथ कर ली, लेकिन जैसा कि मैंने कहा 99% कंपाउंड्स कोवलेंट होते हैं, इसलिए इस चैप्टर में सारी बातें कोवलेंट की हैं। अभी हमने इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको तीनों टाइप्स के बॉन्ड का इंट्रोडक्शन देना है। तो आयनिक का पहले दे दिया था, कोवलेंट का अब दे दिया, और तीसरा और आखिरी है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो अब चूंकि आयनिक और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की ज़्यादा डिटेल्स में हमें नहीं जाना, तो जो हमने बातें आयनिक बॉन्ड की पढ़ी थी वो वहीं ख़त्म हो गई, और अब कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स अब पढ़ेंगे तो इसकी भी बातें ख़त्म हो जाएंगी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। लेकिन वो जो अभी कोवलेंट बॉन्ड पढ़कर आए हैं उसका समझिए अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, बाकी सारा चैप्टर अब कोवलेंट कंपाउंड्स के ही बारे में है, जो हम इस डेफिनेशन को ख़त्म करके फिर दोबारा से कोवलेंट कंपाउंड्स की उन बातों पर बात करेंगे जो फर्स्ट ईयर के लेवल की हैं। याद रहे अभी तक हमने जितनी भी बातें इस चैप्टर में की हैं सारी 9th में भी पढ़ी हुई हैं। थोड़ी बहुत तफसील हमने ज़्यादा कम कर दी हो तो कर दी हो, लेकिन ऑलमोस्ट ये सारी बातें 9th ग्रेड स्टैंडर्ड की थी। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें हिसाब किताब क्या है? जो प्योर कोवलेंट बॉन्ड था जो अभी पढ़कर आए थे वो म्यूचुअल शेयरिंग थी, कि उसमें दो एटम आपस में इस तरह शेयरिंग करते हैं कि दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर शेयर्ड पेयर बनाते हैं। तो दोनों की कंट्रीब्यूशन भी होती है और फिर दोनों शेयरिंग करते हैं। ये वन साइडेड शेयरिंग है, इस लिहाज से कि जो दो एटम आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर उनमें से एक एटम देगा, यानी दूसरे एटम का कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों इस्तेमाल करेंगे। ये मैं मिसाल देता हूँ, अमूमन इस तरह के दो, फ़र्ज़ कर लीजिए दोस्त हैं बड़े अच्छे, और वो स्कूल में हमेशा अपना लंच शेयर करते हैं। तो उन दोनों दोस्तों का हिसाब ये बनता है कि उनमें से एक अपना लंच बॉक्स लाता है, दूसरा भी लंच बॉक्स लाता है, दोनों के घर वालों ने अलग अलग चीज़ें दी हैं, दोनों अपना लंच बॉक्स खोलते हैं और दोनों एक दूसरे के लंच बॉक्स से खा लेते हैं। इस तरह दोनों को दो दो डिशेस खाने का मौका मिल जाता है, अपनी भी और अपने दोस्त की भी। तो अब दोनों ने कंट्रीब्यूट किया अपना लंच और दोनों ने दोनों लंच में से खाया। ये म्यूचुअल शेयरिंग है जो कोवलेंट बॉन्ड में हुई, कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, पेयर बनाया, पेयर को दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक दोस्त लंच लाना भूल गया। अब लंच एक ही दोस्त का है, दूसरा दोस्त सिर्फ खाली पेट लेकर आया, वो लंच लाना भूल गया है। तो अब अच्छा दोस्त ये तो नहीं होगा ना कि कहेगा आज तुम लंच नहीं लेकर आए इसलिए मैं अकेले ही खा लूँगा, बल्कि अब अच्छा दोस्त क्या कहेगा ओके लंच मेरा, खाएंगे दोनों। यानी अब कंट्रीब्यूशन एक का है लेकिन बेनिफिट दोनों उठा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर एक ही एटम का होगा, दूसरे एटम की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो सिर्फ खाली ऑर्बिटल देगा और इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों यूज़ करेंगे। इस तरह की वन साइडेड शेयरिंग जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है। तो लुक एट द डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रोवाइड्स बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। तो इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अगर हम यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी स्पेलिंग उड़ गई है उसको ठीक कर दें, ये रहा। तो ये है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच प्रोवाइड्स बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। और इसका तीसरा नाम है कोआयनिक बॉन्ड। उसकी वजह ये है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा वो पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर लेगा वो पार्शली नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह ये एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें आयनिक कैरेक्टर भी मिक्स है, तो उसको को आयनिक बॉन्ड भी हम कह देते हैं।
तो अभी वो तफसीलात में हमें नज़र आया था, लेकिन मुख्तसर बात ये हो गई कि जो दो एटम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे उनमें से एक कहलाएगा डोनर, एक कहलाएगा एक्सेप्टर। डोनर वो होगा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोवाइड करेगा और एक्सेप्टर वो होगा जो उसे एक्सेप्ट करेगा। एक बात हमें याद रखनी है कि इसे हम सेकेंडरी बॉन्ड कहते हैं। हम ये कहते हैं बॉन्ड या वैलेंसियाँ दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो एक एटम को अपने आप को नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर लूज, गेन या शेयर करने होते हैं, और ये उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है, जो वो अपने आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए पूरी करता है। तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद एक एटम अपनी आप को स्टेबल कर देता है। अब अगर उस स्टेबिलिटी को हासिल करने के बाद भी वो कोई और बॉन्ड बनाए तो वो एक तरह से सेकेंडरी बॉन्ड कहलाता है, और वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो याद रहे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक एटम तभी बनाता है जब वो आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अपनी वैलेंसी पूरी करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर चुका हो। हम कहते हैं ना, लाइफ में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक नेसेसरी कहलाती है, एक लग्जरी कहलाती है। नेसेसरी का मतलब है वो बुनियादी चीज़ें जिसके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, और लग्जरी वो हैं जो ऑप्शनल हैं। ज़िंदा तो आप रहेंगे, लेकिन अगर वो भी मिल जाए तो ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड बनाना नेसेसरी है, उसके बगैर एटम स्टेबल नहीं रह सकता। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना ऑप्शनल है। हम जब इसकी एग्जांपल देखेंगे तो हमें वो भी बात नज़र आएगी, लेकिन फ़िलहाल डेफिनेशन के साथ हमने ये देखा कि दो एटम जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनमें से एक का नाम है डोनर, जिसके लिए हमने लिखा एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसे हम न्यूक्लियोफाइल, लुईस बेस या लीगेंड, तीन नाम हैं जो हम इसके देते हैं। ये सिर्फ याद रखने हैं, ऐसी बात है। इसमें से लीगेंड का फ़िलहाल और न्यूक्लियोफाइल का फ़िलहाल आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सेकेंड ईयर में आएगा। लेकिन लुईस बेस का नाम आप 9th क्लास में सुन चुके हैं जब आपने लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ी थी। इसी तरह एक्सेप्टर एटम वो है जो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, उसे हम इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड कहते हैं। उसके दो नाम हैं एक तरह से देखा जाए मज़ीद। तो अब एग्जाम्पल्स में हमारे पास चूँकि इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो 3 किताब में एग्जाम्पल दी हैं, वो उन्हीं 3 एग्जाम्पल्स को पूछते हैं, उसके अलावा किसी एग्जाम्पल को नहीं पूछते। और हमें सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि उन एग्जाम्पल्स में कौन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और उसे डॉट क्रॉस मॉडल के ज़रिए या जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसके ज़रिए शो करना है। तो अब याद रखनी है मेरी बात कि एक एटम की पहली प्रायोरिटी होती है कि वो आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड बनाकर अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह बना ले और स्टेबल हो जाए। जब वो ऐसा कर लेता है तब उसके पास एक ऑप्शन आता है कि अब अगर वो मज़ीद अपने आप को स्टेबल करना चाहे तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बनाए। इसलिए जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में, उन मॉलिक्यूल्स में या तो आयनिक बॉन्ड पहले से बन चुका होता है, या पहले से कोवलेंट बॉन्ड बन चुके होते हैं, या दोनों बन चुके होते हैं। तो हम अपनी एग्जाम्पल्स में आपको यही चीज़ शो करेंगे। तो अब हमारी पहली एग्जाम्पल है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। आर एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड विच इज़ POCl3। जब इम्तिहान में आप एग्जाम्पल बताएंगे तो आप डायरेक्ट इस एग्जाम्पल का डॉट क्रॉस मॉडल और जो दीगर रिप्रेजेंटेशंस हैं वो शो करेंगे। लेकिन चूंकि मुझे आपको समझाना है तो मैं थोड़ी सी वर्किंग भी करूँगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर मैंने इसका डॉट क्रॉस मॉडल बनाया तो मुझे कैसे पता चला कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन और क्लोरीन में किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाऊंगा। लेकिन आपने डायरेक्ट डॉट क्रॉस मॉडल ही लिखना है। तो मैं क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि मैं सबसे पहले फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ विच इज़ 15 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो अब 3p3 का मतलब है ये इसका लास्ट ऑर्बिट है, 3s2 3p3, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5। तो अब आपको ये याद रखते हुए कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं, आपने कहा कि फॉस्फोरस जो है उसे मैं ऐसे बना सकता हूँ कि उसके आसपास 5 इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस मॉडल से जब हम बनाते हैं तो आपको याद है चारों तरफ हम एक एक इलेक्ट्रॉन शो करते हैं और फिर एक तरफ पेयर बना देते हैं। तो ये है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर को देखकर आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है कि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं,
और मैंने आपसे कहा था एक एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वही उसकी वैलेंसी होती है और वो उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो फॉस्फोरस को 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं, अपने इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप करना है ताकि वो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन हासिल कर ले। तो इसकी पहली प्रायोरिटी से कोई दिलचस्पी नहीं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से, इसकी पहली प्रायोरिटी है कि ये अपने आप को नोबेल गैस की तरह बनाए और इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है यानी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन्हें प्रॉपर तरीके से सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए पेयर्ड अप करे। तो कौन इसके साथ पेयरिंग करने के लिए आएगा, तो वो है क्लोरीन। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 यानी इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और हम सबको याद है, हमने ये डॉट क्लॉज बहुत खेला है कि क्लोरीन के 7 का मतलब है उसके लास्ट ऑर्बिट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह है कि 3 साइड पर पेयर होगा और 1 साइड पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। तो क्लोरीन का एक एटम 1 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। फॉस्फोरस को 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं तो उसे 3 क्लोरीन चाहिए। तो अब अगर मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को डॉट की जगह क्रॉस से ज़ाहिर करके आपके सामने यहाँ लिखूँ तो मैंने कलर भी चेंज कर दिया ताकि क्लोरीन और क्लियर नज़र आए। ये एक क्लोरीन फॉस्फोरस के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये दूसरा क्लोरीन और ये तीसरा क्लोरीन। ये जो कंपाउंड बन गया इसका नाम, इसका फॉर्मूला बनेगा PCl3। ये बन गया PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, आपका जाना पहचाना है, चैप्टर 6 में आपने इसे बहुत यूज़ किया था। और ये देखें अगर आप तो आपको साफ दिखाई देगा कि फॉस्फोरस में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। देख लीजिए आप कि फॉस्फोरस के अपने इलेक्ट्रॉन ब्लू से हैं और ब्लैक से क्लोरीन के हैं, टोटल 8 हो गए। फॉस्फोरस ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, स्टेबल हो गया। क्लोरीन के भी तीनों एटम ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। 7 इलेक्ट्रॉन तो उनके पास पहले ही से थे, 1 इलेक्ट्रॉन ब्लू फॉस्फोरस से मिल गया तो इनका भी काम हो गया। तो काम हो गया, एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। हमारे वैलेंसी रूल्स के हिसाब से सब काम हो चुका। हमने कहा बिल्कुल सही है, PCl3 एग्जिस्ट करता है, बहुत अच्छी गैस, स्टेबल गैस है, नो प्रॉब्लम। अब हम ये कह रहे हैं कि इसे कोई ज़रूरत नहीं है, यानी इसने अपनी ज़िंदगी की नेसेसरीज पूरी कर ली। हाँ, अब मज़ीद लालच ये है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया है, पहले से पेयर है, ये लोन पेयर कहलाता है। जो एक एटम के पास पहले से है, उसने कोई बॉन्डिंग नहीं की, नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर है। अगर हम इसे भी यूज़ करें तो अब सवाल ये पैदा हुआ, इलेक्ट्रॉन का पेयर कौन सा बॉन्ड बनाने में यूज़ होगा? भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए तो आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने कहा पेयर इस्तेमाल होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे दे जिसका ऑर्बिटल खाली है तो इसकी वजह से उसका भला हो जाएगा, तो ये बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब चूंकि इसे टेक्निकली इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत उस एटम को होगी जो उसके साथ आकर मिलेगा, इसलिए इसे कोई बेचैनी नहीं है इसे बनाने के लिए। दैट्स वाई PCl3 एग्जिस्ट। और मैंने इसीलिए कहा कि सेकेंडरी बॉन्ड जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है वो ऑप्शनल है, वो अगर एक एलिमेंट चाहे उसे ऐसे हालात दें तो वो बनाएगा, अदरवाइज़ नहीं बनाएगा, उसे कोई परेशानी नहीं। तो अब ऑक्सीजन है वो एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल खाली होगा और वो आकर फॉस्फोरस के इस इलेक्ट्रॉन के पेयर के साथ बॉन्डिंग करेगा और ये होगी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब देखिए मैंने इतना सारा जो कुछ किया है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना देंगे, वो मैं अभी आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। फिलहाल चूँकि मुझे समझाना था इसलिए मैंने ये सब किया। अब ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन हम सबको अगर याद हो तो उसका एटॉमिक नंबर है 8, ये है 1s2 2s2 2p4। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब मैं अगर ऑक्सीजन का एटम बनाऊंगा इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर तो वो ऐसे बनेगा कि ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं क्रॉस से ज़ाहिर करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक साइड पर, एक नीचे, एक राइट पर, और अब 2 को मैं पेयर बना दूंगा। तो अब ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह हैं कि 2 पेयर की सूरत में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। इसकी वैलेंसी 2 है, इसे 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो अब इसके पास 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन हैं सिंगल। और आपने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो एक्सेप्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा। आपको नज़र आ रहा है ऑक्सीजन को पेयर नहीं चाहिए, ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर चाहिए, यानी उसे 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पूरा एक ऑर्बिटल खाली हो, यानी एक साथ 2 की जगह खाली हो। यहाँ 2 जगह पर 1-1 की जगह खाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑक्सीजन को फॉस्फोरस क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपनी सिचुएशन को एडजस्ट करता है
और वो ये करता है कि अपने 6 इलेक्ट्रॉन 3 पेयर्स की सूरत में ऐसे बनाता है और एक जगह पूरी खाली कर देता है ताकि पूरा पेयर वहाँ आ सके। तो नॉर्मली ऑक्सीजन इस तरह होता है, लेकिन जब उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना हो तो वो इस शक्ल में आ जाता है। तो अब अगर ऑक्सीजन इस शक्ल में आएगा तभी वो आपके फॉस्फोरस के साथ यहाँ आकर मिलेगा और इस तरह एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो अब ये पूरी बात समझाई थी, इसे साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ दोबारा बना देता हूँ ताकि हमें आसानी से सब चीज़ें नज़र आए। ये है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस में पहले हमने आपको शो करके दिखाया कि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं इस तरह। उसके साथ क्लोरीन आकर के लगा इस तरह, उसने 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए। ये दूसरा क्लोरीन, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रॉपर शो करनी है। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन डॉट और दूसरा क्रॉस हो, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा कि इस तरह हमें ही थोड़ी आसानी है, और अलग अलग मार्कर के कलर यूज़ करके मैं और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट शो कर रहा हूँ कि कौन से इलेक्ट्रॉन किसके हैं। अब ये जो आखिर में इलेक्ट्रॉन का पेयर रह गया ये इस ऑक्सीजन से मिलेगा, तो अब मैंने इस ऑक्सीजन को शो कर दिया ग्रीन से, और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। ये डॉट क्रॉस मॉडल हो गया फॉस्फोरस का, इसको हमने इसका डॉट क्रॉस मॉडल कहा। इसे लिखने का एक और तरीका है, अगर हम उस पर आएंगे तो वो क्या है, वो ये है कि आपको याद है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड के लिए सिंगल लाइन शो होती थी, तो फॉस्फोरस ने 3 क्लोरीन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया। तो डॉट क्रॉस मॉडल के अलावा दूसरा तरीका शो करने का ये हो गया। तो फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को कैसे शो करते हैं, जो एटम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं हम उनके दरमियान सिंगल लाइन नहीं बल्कि एरो बनाते हैं, और एरो पॉइंट आउट करता है उस एटम की तरफ जिसने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया। तो फॉस्फोरस ने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया, तो ये एरो हेड इस बात को जाहिर करता है। तो ये दूसरा तरीका, यानी ये हो गई पहली रिप्रेजेंटेशन जो कहलाती है डॉट क्रॉस, ये हो गई दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो कि एक तरह से लाइन मॉडल है, और एक तीसरा तरीका भी है जो ये कहता है कि आप हर बॉन्ड, चाहे वो कोवलेंट हो या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो, उसके लिए बस सिंगल लाइन लगाएं ऐसे। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कहाँ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है और कहाँ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। जो दो एटम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनमें से जिसने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है उसमें सर्किल में पॉजिटिव चार्ज बनाइए, और जिसने लिया है उसमें सर्किल में नेगेटिव चार्ज बनाइए। तो जब आपसे ये कहा जाएगा कि आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन कीजिए इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल और कहेंगे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की, तो आपको अपने समझने के लिए ये एक्सप्लेनेशन चाहिए थी जो मैंने लिखी है। इम्तिहान में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इम्तिहान में आप डायरेक्ट ये 3 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, आप याद करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल कहेंगे नहीं कि आप सोचें कोई और एग्जाम्पल आ गई तो सर हमें कैसे पता चलेगा। किताब में 3 एग्जाम्पल हैं, वो वही पूछेंगे, क्योंकि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल आपको एक छोटा सा आइडिया ज़रूर हो जाए, अभी हम इसकी बाकी तफसीलात में नहीं पढ़ना चाहते। तो ये मैंने समझा कर तीनों एग्जाम्पल्स लिखने का तरीका बता दिया। तो अब ये आपकी पहली एग्जाम्पल हुई। अब जो बाकी एग्जाम्पल हैं उसमें आपको खुद बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि यही सिचुएशन वहाँ भी आएगी। तो अब हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, वो कहलाती है नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन का ये है स्ट्रक्चर। अब हम इसके तमाम एटम्स पर गौर करें और बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले इसका डॉट क्रॉस मॉडल अब नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमें कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होती है। इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम सबको याद आएगा कि हमने कार्बन को जब भी बनाया ये कहा कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह बनाए जाएंगे कि उसके चारों तरफ हम 4 डॉट्स बना दें। ये कार्बन का मामला हल हो गया। हाइड्रोजन हम सबको पता है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हाइड्रोजन के 3 जानिब एक एक हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर इस तरह से बॉन्डिंग कर देगा। ये CH3 बन गया। इसमें हाइड्रोजन का तो मसला हल हो गया, यानी ये CH3 जो यहाँ मौजूद है। अलबत्ता कार्बन का भी एक बॉन्ड रहता है। तो अब कार्बन अपने इस चौथे बॉन्ड से किसके साथ बॉन्डिंग करेगा? नाइट्रोजन के साथ। अब ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था? 7। तो अब 7 नंबर वाला जब कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p3, इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर मैं ज़रा साइड पर पहले आपको याद दिला दूं, नाइट्रोजन कैसा होगा? नाइट्रोजन ऐसा होगा कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक जगह पेयर और 3 जगह सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो वो जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्रोजन वहाँ पर कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, और अब नाइट्रोजन में ये चीज़ रह गई।
मिलाकर देख सकते हैं आप। अब कार्बन के चारों बॉन्ड बन गए हैं और नाइट्रोजन के अभी एक बना है, एक पेयर बाकी है और 2 अनपेयर्ड बाकी हैं। नाइट्रोजन के साथ कौन लगा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बनाया था, इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 है, यानी ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपसे कहा था ऑक्सीजन नॉर्मल तरीके से ऐसे होता है कि 2 जगह पेयर और 2 जगह अनपेयर्ड। अगर उसे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं तो वो अपने दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है, और अगर उसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो वो ये शक्ल इस्तेमाल करता है। तो अब आपके सामने ये दोनों सिचुएशंस हैं। यहाँ नाइट्रोजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन से मिलेंगे और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इस ऑक्सीजन से मिलेगा। तो हम उसे इस तरह से शो कर सकते हैं। रेड से अगर मैं दिखा दूँ तो एक ऑक्सीजन यहाँ आया जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी नाइट्रोजन से पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ले रहा है। दूसरा ऑक्सीजन यहाँ आया जो नाइट्रोजन के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो अब मैंने चूंकि दोनों तरफ अपनी बात को अपोज करते हुए क्रॉस ही बना दिए थे, तो मैंने कहा आप कंफ्यूज ना हो, हालांकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट बना दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो ये बन गई बात। तो एक ऑक्सीजन जो है, जो ये वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और जो ऊपर वाला है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो ये हो गया डॉट क्रॉस मॉडल नाइट्रोमीथेन का, जिसे आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं ये कह के कि इसमें कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, चौथे बॉन्ड उसने नाइट्रोजन के साथ बनाया, फिर नाइट्रोजन ने एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, जहां उसने अपने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आपस में कंट्रीब्यूट किए हैं। अगर आप ये नोट करें यहाँ पर, तो यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 2 नाइट्रोजन ने दिए, 2 ऑक्सीजन ने दिए, इसलिए ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने कुछ नहीं दिया है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला हम हिसाब बना देंगे ऐसे। ये है नाइट्रोमीथेन। और अगर इसकी तीसरी हम शक्ल बनाएं तो उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें सिर्फ ये करना है कि हम ये कहेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ 1 सिंगल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी हम उसके लिए भी एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे। बस फ़र्क ये होगा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बताने के लिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। ये 3 शक्लें हो गई जो नाइट्रोमीथेन के लिए हैं। अगेन हमें एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ हमें डॉट क्रॉस मॉडल और दूसरे लाइन मॉडल जो है, यानी 3 तरह से जो हम शो कर रहे हैं ये शो करना है। हमारी तीसरी एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड है। NH4Cl। तो अब अगर आपको याद आए तो इसमें नाइट्रोजन, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो चुकी, नाइट्रोजन ये रहा, उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, ये उसकी शक्ल है। यही अब डायरेक्ट बना दूं। अब मैं यहाँ वही काम करूं जो मैं आपसे एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कोई वर्किंग नहीं, क्योंकि इत्तेफाक से जो भी आइटम इसमें आ रहे हैं उन सब से अब हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए। ये नाइट्रोजन है। इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब है ये पहले 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेगा हाइड्रोजन के साथ और बना देगा NH3 अमोनिया, जो कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब ये चाहे तो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर भी इस्तेमाल करेगा चौथे हाइड्रोजन के साथ, और वो कैसे इस्तेमाल करेगा? हमने कहा ऐसे इस्तेमाल करेगा कि हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर उसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो उसके पास तो खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। तो हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन देकर बना देगा हाइड्रोजन का कैटाइन। तो जो हाइड्रोजन का कैटाइन होगा उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये जो चौथा हाइड्रोजन यहाँ आएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ये दरअसल हाइड्रोजन का कैटाइन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब चूंकि ये इस नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, तो ये जो प्लस चार्ज इस अकेले के ऊपर था ये इस पूरे ग्रुप पर आ जाएगा, इस पूरे पर आ जाएगा। तो याद रहे जब हम लिखते हैं NH3, ये होती है अमोनिया गैस, ये न्यूट्रल था। जब इसने चौथे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ये बन गया कैटाइन और इसका नाम होता है अमोनियम। तो अमोनियम NH4 होता है और वो कैटाइन है।
और NH3 अमोनिया होता है, वो एक मॉलिक्यूल है। अब ये बन गया। अब क्या रह गई चीज़? क्लोरीन। हमने कहा ये क्लोरीन असल में वो एटम है जिसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तभी तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आया है। तो ये क्लोरीन एनाइन है, जो कि ऐसे लिखा जाएगा। तो अब अगर आप नोटिस करें तो ये मॉलिक्यूल इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर हमारे तीनों बॉन्ड्स आ गए हैं। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है रेड से। चौथे के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कैसे पता चला? जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है वहाँ एक डॉट है, एक क्रॉस है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का है, इसलिए ये म्यूचुअल शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें दोनों डॉट हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए, हाइड्रोजन ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। और फिर ये प्लस और माइनस चार्ज जो हमने शो किया, ये हो गया आयनिक बॉन्ड। इस तरह इस एक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड तीनों शामिल हैं। तो इम्तिहान में ये चीज़ फिल इन द ब्लैंक से बहुत पूछी जाती है कि वो 4 ऑप्शन देते हैं और पूछते हैं इनमें से कौन सा सिंपल मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें तीनों टाइप के बॉन्ड हैं। तो आपके सिलेबस में तीनों टाइप के बॉन्ड वाला सिंपल मॉलिक्यूल सिर्फ यही है, अमोनियम क्लोराइड। ये लाजमी तौर पर ऑप्शंस में होगा। तो अब ये जो मैंने आपको समझाने के लिए रेड किया है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब भी डॉट क्रॉस मॉडल बनाना है इसी तरह बनाना है। और अब इसके जो दूसरे 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, अगर मैं वो भी आपके सामने बना दूं तो वो ऐसे बनेंगे कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, चौथे के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये पूरा हिस्सा एक कैटाइन बनाएगा, अमोनियम, जो क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बना रहा है। और आखिरी स्टाइल ये होगा कि आप यूँ शो करें कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, चौथे के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उसके लिए भी सिंगल लाइन, लेकिन नाइट्रोजन पर सर्किल में पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर सर्किल में नेगेटिव, और ये पूरी चीज़ पर पॉजिटिव, और ये क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड। इस तरह पूरी बात ये बनी। अगर मैं फौरी तौर पर रिव्यू करवाऊँ आपको, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इम्तिहान के अंदर ये डेफिनेशन आएगी। हमने इस डेफिनेशन को डोनर एक्सेप्टर के साथ लिखा, और फिर ये 3 एग्जाम्पल्स के डॉट क्रॉस मॉडल और लाइन मॉडल 2 तरह से, ये हमें तीनों के बनाने हैं। तो एग्ज़ाम में अमूमन ये सवाल या तो किसी एक एग्जाम्पल को या तीनों एग्जाम्पल को पूछ लेते हैं, तो आपने इसी तरह उसका जवाब देना है। यहाँ तक अब हमने अपने चैप्टर नंबर 4 में वो सारा हिस्सा कर लिया जो 9th क्लास का रिवीजन था। बावजूद इसके कि ये 9th क्लास का था, यहाँ से भी इम्तिहान में चीज़ें आती हैं जो मैंने साथ साथ जैसे आपको बताई हैं। लेकिन अब जो हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे वो प्योरली फर्स्ट ईयर की, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो शायद आपने पहले कभी सुनी भी हो, तो वो फिर और भी ज़्यादा अहम हिस्सा है, तो वो अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइम।